अगर हम अपने रुपए, आधार, भीम, यूपीआई इनको कमर्शियलाइज करें और दूसरे देशों में इसको लेके जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके उसको दुनिया में एक्सपैंड करें, तो मेरे हिसाब से ये सारी कंपनीज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर मार्केट कैप करेगी। हमारे फाउंडर एडिटर हैं राघव बहल, उन्होंने एक लेख लिखा। उन्होंने ये कहा कि देखिए, बड़ा बोल्ड काम ये करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट टैक्स में कंपनियों के लिए भारी कटौती करनी चाहिए। जो डिप्रिसिएशन आप लंबे कई सालों में देते हैं वो आप 3 साल में दे दीजिए, और एक छोटा विंडो खोलिए कंजम्पशन में खर्च करने के लिए। डेफिनेटली। और मैं कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा भी हमें हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। संजय भाई, हम है ना, एक कस्तूरी मृग है जो पहाड़ों में घूमता रहता है एक स्मेल के लिए, विदाउट रियलाइजिंग कि वो स्मेल उसके पास है। दोस्तों, बजट आने वाला है और ऐसे वक्त में आने वाला है जब इतिहास की एक बड़ी क्राइसिस से पूरी दुनिया और भारत भी उसका हिस्सा है, गुजर रहा है। ऐसे में इस बजट पर क्यों नजर रखनी चाहिए और आपके लिए क्या होने जा रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं नीलेश शाह से, जो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी हैं। नीलेश भाई, आपका शुक्रिया। वो 2-3 बातें क्या हैं जो इस मूड को, मोमेंटम को बनाए रखने के लिए बजट में आप देखना चाहेंगे कि ये बना रहे, या वो 2-3 चीजें ये बजट क्या कर सकता है जो इस मूड को बिगाड़ दे? जो बजट को करना चाहिए कि एक रिसोर्सेस रेस करे। जेब में पैसा नहीं है संजय भाई तो खर्चा नहीं होता। अप्रैल से सितंबर में दुनिया भर में गवर्नमेंट्स पैसा खर्चा कर रही थी बोरोइंग करके। हमारी सरकार ने पिछले साल के मुताबिक थोड़ा कम पैसा ही खर्चा किया, बिकॉज जेब में पैसे नहीं थे। सो रिसोर्सेस रेस करें, बट टैक्स बढ़ा के रिसोर्सेस मत रेस करिए, बिकॉज हमारी टैक्सेशन सिस्टम काफी हाई लेवल पे है। रिसोर्सेस रेस करने के लिए इनोवेटिव वेज अपनाएं, असेट मोनेटाइज करिए, ब्लैक इकोनॉमी को व्हाइट इकोनॉमी में लेके आइए। फिर आज भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर है जिनको स्टिम्युलस की जरूरत है। होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, रिटेलिंग, एमएसएमई, इनको सपोर्ट करिए, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन। एंड फाइनली, दुनिया भर में लोग फिस्कल प्रूडेंस को छोड़ रहे हैं, बोरोइंग करके पैसा खर्चा कर रहे हैं। अगर भारत इस वक्त फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाए तो ये पूरे डेजर्ट में ओएसिस की तरह दिखेगा, निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी, रिसोर्सेस बढ़ाइए, टैक्स रेस किए बगैर, खर्चा करके इकोनॉमी को सपोर्ट करिए और फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाएं। ये 3 चीज अगर हम इस बजट में कर दे तो मेरे हिसाब से ये पाथ ब्रेकिंग बजट होगा, निवेशकों का उत्साह बढ़ाएगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली इकोनॉमी की ग्रोथ रफ्तार और तेज करेगा। बाजार बढ़ता देख करके थोड़ा पैसा वैसा निकालने के लिए, रिसोर्स रेज करने के लिए सरकार ऐसा क्या कर सकती है जो बाजार को बुरा लग जाए, जो नहीं करना चाहिए? अगर सपोज आप टैक्स रेट बढ़ा देते हैं, अभी हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती करके बाहर के निवेशकों को भारत में बुलाया, उसमें चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगेगा और हमारी इमेज खराब होगी। कुछ सेक्टर्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, बट कुछ सेक्टर्स है जिसमें कोविड-19 का धक्का लगा है। अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये रिकवरी अनइवन हो जाएगी, और जब आपकी गाड़ी 2 पहियों पे चलती है और एक पहिया ऊपर हो, तेज चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड मेंटेन नहीं होगी। सो अगर आप फिस्कल प्रूडेंस को छोड़ देते हैं तो अगेन निवेशकों को थोड़ा डर लगेगा। तो जो चीजें करनी है वो अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ को इम्पैक्ट हो जाएगी। आपने बहुत शॉर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दी कि बजट को कैसे देखना चाहिए। एक जो आपने सरकार खर्चा करे ये जिक्र किया, तो उसमें जो हमारे फाउंडर एडिटर हैं राघव बहल, उन्होंने एक लेख लिखा। उन्होंने ये कहा कि देखिए, बड़ा बोल्ड काम ये करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट टैक्स में कंपनियों के लिए भारी कटौती करनी चाहिए। जो डिप्रिसिएशन आप लंबे कई सालों में देते हैं वो आप 3 साल में दे दीजिए, और एक छोटा विंडो खोलिए कंजम्पशन में खर्च करने के लिए। हमको और आपको नज करिए कि हम गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, कंप्यूटर खरीदें,
एसी फ्रिज खरीदें उसके लिए, वो इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए हो सकता है। ये दो चीजें जो हैं उसमें फिर सरकार को अपने खजाने वजाने के पैसे देने की चिंता नहीं होगी। आप कहेंगे टैक्स घटेगा, लेकिन दरअसल इससे बायंसी आएगी और इकोनॉमी बहुत तेज चलेगी। इस थ्योरी से आप सहमत? डेफिनेटली। और मैं कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा भी हमें हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। संजय भाई, अगर हम 2012 के ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को देखें तो वो तकरीबन 34% था। हाउस होल्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जो बेसिकली मैं और आप घर खरीदे वो टाइप का होता है, वो 16% था। कॉर्पोरेट 15% था और गवर्नमेंट 3% था। 2020 में क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 34% से गिर के 28% हो गया, 6% घटौती हुई। उसमें 5% घटौती सिर्फ हाउस होल्ड की है और 1% घटौती गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट की है। तो डिस्पाइट दिस पॉपुलर परसेप्शन कि प्राइवेट कॉर्पोरेट्स आर नॉट इन्वेस्टिंग, well, between them and government there is only 1% drop. The real big drop has occurred in household investments, and यहाँ पे अब स्टार्स अलाइन हुए हैं। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट 6.75% पे आपको लोन मिलेगी। अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है बिकॉज 4-5 साल से हाउसिंग प्राइस बढ़े नहीं है और इनकम बढ़ी है। स्टैम्प ड्यूटी में कटौती मिल रही है और ये वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में हर किसी को लगा कि मैं एक रूम शॉर्ट हूँ। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अब रेरा की वजह से हाउस होल्ड बायर्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है। नाउ अब सारी चीजें मिलके जमा हो गई है, ये अपने आप हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स को रियल एस्टेट में बढ़ोतरी करता रहेगा। बट इसी चीज को अब अगर हम एक्सेलरेट कर दे तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में कर देगा। सीमेंट, स्टील, लेबर, ये सारी चीजें मल्टीप्लायर इफेक्ट बन के इकोनॉमी में आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस बजट में हमें रियल एस्टेट बायर्स को, हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट खरीदने में किस तरह एनकरेज कर सके, किस तरह सपोर्ट कर सके, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नीलेश भाई के बारे में मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि पिछले 15 साल से हम लोग हर बजट में आपसे गाइडेंस लेते हैं, बात करते हैं, और आपके आइडियाज कई ऐसे हैं जो कई साल बाद सरकारें थोड़ा सुनती हैं, थोड़ा करती हैं। एक है गोल्ड का, एक है हाउस होल्ड सेविंग्स को फाइनेंशियलाइज करके फाइनेंशियल सेक्टर में लाने का। तीसरी बड़ी बात यह है कि आप कुछ स्ट्रेटेजिक लिस्टिंग की बात करते हैं और आप एसेट मोनेटाइजेशन में एग्रेसिव होने की बात करते हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको डिकोड कर दें जो मैंने कहा तो बड़ा अच्छा होगा। संजय भाई, हम है ना, एक कस्तूरी मृग है जो पहाड़ों में घूमता रहता है एक स्मेल के लिए, विदाउट रियलाइजिंग कि वो स्मेल उसके पास है। हमारी जो सेविंग्स है उसका बहुत बड़ा पुर्जा गोल्ड में इन्वेस्टेड है और वो ज्यादातर तिजोरी में है। हम दुनिया से पैसों के लिए आशा करते हैं, उनके पास जा जाके पैसा लेके आते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, बट वही पैसा हम वापस बाहर भेज देते हैं सोने की आयात में। अगर हम अपने डोमेस्टिक सेविंग्स जो गोल्ड में बंद पड़ा है उसको मोनेटाइज कर दे, उसको फाइनेंशियलाइज कर दे, तो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। नाउ गोल्ड लोगों ने तिजोरी में दबा के रखा है फॉर वेराइटी ऑफ रीजन, बट अगर हम उसे बाहर लेके आए एक एमनेस्टी स्कीम के तहत और वो अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करे और गोल्ड ज्वेलर से ही मार्केट करे, तो मेरे हिसाब से काफी सारा गोल्ड तिजोरी में से वाइट इकोनॉमी में आ जाएगा। इससे सरकार को टैक्स मिलेगा और हमारे बिजनेसमैन को बैलेंस शीट में इक्विटी मिलेगी और इससे ग्रोथ की रफ्तार और तेज हो सकती है। और मोर इम्पोर्टेंटली ये ट्रूली आत्मनिर्भर भारत बनेगा बिकॉज फॉरेनर्स के सेविंग्स के बगैर मैं अपने बलबूते पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट कर पाऊंगा। दूसरी चीज है, हमारी सरकार के पास असेट्स बहुत है, उसे मोनेटाइज करने का समय है। एक कंपैरिजन देता हूं, 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लेके आए। जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी भारत ने एक्वायर कर ली और पाकिस्तान ने, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, उनकी प्रॉपर्टी ले ली। 1971 में पाकिस्तान ने सारी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके पैसा ले लिया। हमारे पास आज 50 साल के बाद भी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी 9,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी पे बैठा है। 2014 के एस्टिमेट के अनुसार ये 1 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू है। मतलब कितने सालों तक हम इसको लेके चलेंगे? ऑब्वियसली कस्टोडियन ऑफ एनी प्रॉपर्टीज में टाइटल का इश्यू होगा, एंक्रोचमेंट का इश्यू होगा, बट एक सरकार हाथ धो के पीछे पड़े उसे साफ कर दे
तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आप वहां से रेज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमने रोड्स, पोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइंस बनाई है। दुनिया में पेंशन इन्वेस्टर्स यील्ड के लिए मारे मारे भाग रहे हैं। उनसे हम अगर अपनी ये असेट्स को इनविट रीट के थ्रू मोनेटाइज करें तो आपको नए एसेट्स में निवेश करने के पैसे मिल जाएंगे और वो लोग सारे भारत में इन्वेस्टर बन जाएंगे। सरकार पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर बैठा है। 2004 में संजय भाई जब पीएसयू स्टॉक का इंडेक्स टॉप हुआ, वहां से वो आज 50% नीचे है। इसी समय काल में स्टॉक मार्केट 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। सरकारी कंपनियां जो कि हमारी और आपकी कंपनियां हैं, उनका वैल्यूएशन 15 साल में आधा रह गया है। एब्सोल्युटली, मार्केट 3 के प्राइस टू बुक के आसपास ट्रेड होती है और सरकारी कंपनियां बिलो 1 प्राइस टू बुक पे ट्रेड होती है। नाउ इसकी वजह से जो सरकार की होल्डिंग पीएसयूज में है, उनकी वैल्यूएशन बहुत कम हो गई है। उन्हें असेट्स के अनुरूप फेयर वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर हम अपने डाइवेस्टमेंट को मार्केट डाइवेस्टमेंट की जगह स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कर दे तो यह सारे वैल्यूएशंस को हम मीट कर पाएंगे, बीट कर पाएंगे और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। एक अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा रास्ता भी अपनाए तो भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा होगा। हिंदुस्तान जिंक हमने 2003 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाली। उस समय 45% ऑफ हिंदुस्तान जिंक वाज सोल्ड फॉर 769 करोड़ एंड गवर्नमेंट ने 30% अपने पास रखा। उस समय हिंदुस्तान जिंक तकरीबन 100,000 टन जिंक माइन करता था, बनाता था। आज 1.6 मिलियन टन बना रहा है और जो 30% सरकार का है उसकी वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कहाँ आपने 45% 769 करोड़ में बेचा और कहाँ आज आपको 30% होल्डिंग के ऊपर 769 करोड़ क्वार्टरली डिविडेंड के रूप में मिलता है और बैलेंस 30% आपके लिए 30,000 करोड़ की वैल्यू का है। तो अपने पीएसयूज को हम कैसे मोनेटाइज कर सके, कैसे उनकी वैल्यू निचोड़ सके, उसके ऊपर ध्यान दे तो मेरे हिसाब से इस बजट के लिए जितना भी स्पेंडिंग करना है उससे ज्यादा पैसा हम रेज कर सकते हैं। आपका एक और आइडिया है, या बहुत लोग इस पर चर्चा करते रहे बहुत सालों से, जिस पर विवाद हो सकता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही हेल्दी आइडिया मानता हूं इंडिया की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। गैम्बलिंग, गेमिंग, बेटिंग, ब्लैक मनी जिससे जनरेट होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी जिससे जनरेट होती है, इसको कैसे ऑफिशियल चैनल में लाएं, इसको कैसे लीगलाइज कर दें, और ये इस वक्त क्यों जरूरी है? संजय भाई, ये तो नो ब्रेनर आइडिया है। जब ये सारी एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि ये एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती सोसाइटी में। हमें मालूम है लोग गैम्बलिंग करते हैं, लोग जुआ खेलते हैं, लोग बेटिंग करते हैं, बट जब ये बिलो द ग्राउंड है तो वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है। अगर हम यही चीज को ओवर द ग्राउंड लेके आए तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी से रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी हो जाएगी। हम बेटिंग इंडस्ट्री के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि भैया आप बेटिंग जरूर लीजिए, बट इसे लीजर एक्टिविटी की तरह लीजिए। इसमें किसी को लिवरेज नहीं होने दीजिए। अपने क्लाइंट की प्रोफाइल देखिए और उसके हिसाब से उसे बेटिंग करने दीजिए, उसके हिसाब से उसे गैम्बलिंग करने दीजिए। अगर हम लॉटरी को देखें, एंड लॉटरी गैम्बलिंग एंड बेटिंग से अलग है बट मोटा मोटा सिमिलर डायरेक्शन में है। केरला स्टेट में लॉटरी में निवेश करने वाले लोग बैंक डिपॉजिट से ज्यादा पैसा लगाते हैं। 80% से ज्यादा नॉन टैक्स रेवेन्यू केरला स्टेट की लॉटरी की प्रॉफिटेबिलिटी में से आती है। अगर केरला लॉटरी आज लिस्टेड कंपनी होती तो भारत की टॉप 50 प्रॉफिटेबल कंपनी में आती। नाउ जिस तरह से केरला स्टेट ने लॉटरी को ऑफिशियल बना के एक रिसोर्स रेज किया है और क्रिमिनल एक्टिविटी को काट डाला है, उसी तरह से अगर हम पूरे भारत में कर पाए तो एक ये क्रिमिनल एक्टिविटी की जगह पे रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री होगी। सेकंड, ये लोगों को एक लीजर एक्टिविटी प्रदान करेगा एंड लोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसे काम करेंगे और ये सिंक टैक्स से सरकार को रेवेन्यू मिलेगी। बिल्कुल। आपने चूंकि लिस्टिंग शब्द का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि सरकार के पास अभी कई ऐसे बड़े बड़े एसेट हैं जिनको अगर वो मार्केट में ले आए, लिस्टिंग कर ले तो भारी वैल्यू अनलॉक कर लेगी। क्या ये थॉट, इस पर थोड़ा आप इलेबोरेट करेंगे? मान लीजिए आधार है, रुपए है, भीम है। मेरे हिसाब से संजय भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया व्हिच कैन हैपन टू इंडिया। हमने डिजिटल इकोसिस्टम में बहुत लंबी छलांग मारी है और दुनिया के बहुत सारे देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है। अगर हम अमेरिका में देखें
तो ये जो सारी डिजिटल इकोसिस्टम है वो प्राइवेट ओनरशिप में है और उसमें $multi-trillion मार्केट कैप खड़ा हुआ है। हमने ये सारी की सारी चीजें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रखी है और उसकी वजह से उसकी वैल्यू हमें दिख नहीं रही है। बट अगर हम अपने रुपए, आधार, भीम, यूपीआई इनको कमर्शियलाइज करें और दूसरे देशों में इसको लेके जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके उसको दुनिया में एक्सपैंड करे, तो मेरे हिसाब से ये सारी कंपनीज hundreds of billions डॉलर मार्केट कैप करेगी। आज एक वीजा, मास्टरकार्ड जैसी कंपनी का मार्केट कैप $400 बिलियन है बिकॉज वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर हम रुपए से शुरुआत करें, एंड ये छोटी सी शुरुआत है, बट अगर हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े कि रुपए भविष्य का वीजा या मास्टरकार्ड बन जाए, तो उसके लिए लोग वैल्यूएशन देने के लिए तैयार होंगे। सिग्नलिंग होगी ये बहुत बड़ी। आशा है कि आपकी जो बातें हैं वो जरूर उसका कुछ ना कुछ जिक्र तो हमको बजट में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक भविष्यवाणी करना चाहूं कि बजट के दिन ये सब हेडलाइंस होंगी, मेन हेडलाइन होने जा रही है गरीब, किसान और हेल्थ। संजय भाई, बजट इज एज मच अ पॉलिटिकल स्पीच एज इकोनॉमिक स्पीच। तो आज किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, हम कॉर्पोरेट इंडिया में बात करते हैं तो बजट में तो आएगा ही आएगा। सो एक चीज है कि आप वो सारी बातें करें जो पॉलिटिकली करेक्ट है, बट एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिकली करेक्ट चीज है उसको भी बढ़ावा दीजिए। अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू देखे संजय भाई, तो हम एक्सपोर्ट्स मार्केट में उतने आगे नहीं है जितना चाइना है, एंड हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, वी आर बैक ऑफिस टू दी वर्ल्ड, बट हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। क्यों हमारे मैन्युफैक्चरर्स दुनिया में कॉम्पीट नहीं कर पाते? बहुत सारी चीजें हैं, बट दो मुख्य कारण हैं। एक, हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है, दूसरी हमारी पावर कॉस्ट ज्यादा है। पावर कॉस्ट क्यों ज्यादा है? बिकॉज एग्रीकल्चर पावर की सब्सिडी इंडस्ट्रियल पावर में लगी है। लॉजिस्टिक्स क्यों ज्यादा है? बिकॉज पैसेंजर और फ्रेट सब्सिडी रेलवे फ्रेट में लगी है। अगर हम इन दो सब्सिडी को बजट में अलग कर दे तो इंडस्ट्रियल पावर कॉस्ट कम होगी, रेलवे फ्रेट कम होगी, हमारी इंडस्ट्री अपने आप कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव होगी तो एक्सपोर्ट्स मार्केट में compete कर पाएगी, अपने आप ग्रोथ बढ़ेगा। सो वाइल आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बात करनी है, ऐसे स्टेप्स धीरे धीरे लेने चाहिए ताकि आने वाला इंडिया एक सुदृढ़ फाउंडेशन के ऊपर खड़ा हो। बिल्कुल, शुक्रिया नीलेश भाई, आपने बजट में आशा की एक झलक तो दिखाई है, लेकिन इसमें कुछ भविष्यवाणी की झलक है जो हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि वो नजर रखें। जैसे ही बजट आएगा तब इसमें से बहुत सारी बातें आपको लगेगा कि पहले से पता थी कि ये होने जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया।